तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ बैलेंस्ड स्टेट इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो देखिए बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो क्या करता है बच्चों, उसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। इसको प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने डिजाइन किया था। तो इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, ये जैसे किसी क्वाड्रिलेटरल में इन चारों को इस तरीके से जोड़ देते हैं। इसमें बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पर नीचे एक बैटरी जड़ी होती है, रेजिस्टेंस से नीचे यहाँ पर एक की कनेक्टेड होती है, इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज में एक इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं P, इधर वाले रेजिस्टेंस को बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं R और इसको बोलते हैं S। ठीक है, जनरली जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज या इसके प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग जैसे यहाँ पे मीटर ब्रिज बनाएंगे आगे चल के, तो उन सब में एक ही कहानी रहती है कि P और Q दोनों नोन होते हैं, ये दोनों पता होते हैं आपको। R वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और S जो होता है ये अननोन होता है, इसकी वैल्यू को हमेशा निकालना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि S जो होता है वो क्या होता है, अननोन होता है। खैर, अभी हम बात करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह काम करता है। तो बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज में इस तरह से जब हम 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं A B C D। तो B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का काम यह है कि वो बताता है यहाँ पे करंट कब फ्लो हो रही है या नहीं फ्लो हो रही है, मतलब करंट के डिटेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों यहीं उठ जाता है कि हमने गैल्वेनोमीटर क्यों यूज किया, अमीटर क्यों नहीं यूज किया। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, अमीटर का नहीं करते। क्यों बच्चों? क्योंकि जो अमीटर होता है उसकी रीडिंग एक किनारे से शुरू होती है, इधर जैसे ये 0 है मान लीजिए। ठीक है, फिर ये आया 5, फिर आया 10, फिर ये आया 15, फिर ये कुछ ऐसा 20, कुछ भी है, मान लो यहाँ पे इसकी एक नीडल है। तो अमीटर में, ठीक है, कुछ इस तरह से रीडिंग बनी होती है। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जब आप यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, अगर आपने इधर हाई वोल्टेज लगाया, इधर लो लगाया, तब तो यहाँ करंट फ्लो होगी बढ़िया से, बताएगा सर्किट में कितनी करंट है। बट अगर आपने उल्टा इसमें कनेक्शन दे दिया, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया बैटरी के, तो ये कोई भी रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो अमीटर होता है वो एक डायरेक्शन से आने वाली करंट को नाप सकता है, जबकि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें बच्चों क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में 0 बीच में होता है, यहां पे 0 होता है, यहां पे ऐसे 5, 10, 15, 5, 10, 15, मतलब कुछ इस तरह से कॉलम बने हुए होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें अगर आपने इधर प्लस जोड़ा, इधर माइनस जोड़ा, सपोज करो नीडल इधर चली गई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। जब कभी आप उल्टा जोड़ देंगे इसमें, इधर प्लस इधर माइनस कर देंगे तो ये इधर चली जाएगी। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ से आने वाली करंट को बताएगा कि करंट आ रही या नहीं आ रही। इसलिए यहां पर हमेशा गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि करंट इधर से भी फ्लो हो सकती है, इधर से भी फ्लो हो सकती है। अभी हमको कुछ भी पता नहीं है कि करंट किधर से फ्लो हो जाएगी। तो अगर अमीटर लगाएंगे तो एक तरफ वाली करंट को तो बता पाएगा, दूसरी तरफ वाली करंट को बता नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन से फ्लो होने वाली करंट को मेजर कर सकता है। इसलिए यहाँ पे हमेशा गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ये ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पर
करंट की डायरेक्शन दोनों तरफ से पॉसिबल है, वहां पर हमेशा गैल्वेनोमीटर का ही यूज करते हैं, अमीटर का यूज नहीं करते। ठीक है, अच्छा, तो यहां बच्चों गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अब हम इस रेजिस्टेंस को, इसकी को कनेक्ट कर दिया, हम सपोज करो करंट फ्लो होने लगी, इस रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके ऐसा सेट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर की करंट 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा बच्चों, सोचने वाली बात है कि ये वायर से कनेक्टेड है सर्किट में, बट यहां पे करंट 0 हो रही है, ऐसा कब हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 क्यों हो जाती है। क्यों? क्योंकि B और D दोनों का पोटेंशियल इस पोजीशन में सेम हो जाता है। मतलब फॉर 0 करंट इन गैल्वेनोमीटर, या इसको बोलते हैं फॉर नॉन डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब बच्चों इसमें स्पॉट जो इधर उधर वेरी करता है गैल्वेनोमीटर में, पहले स्पॉट वाले गैल्वेनोमीटर चलते थे तो इसीलिए इसके रीडिंग को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। नॉन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्या कंडीशन आ गई? आ गई VB इज इक्वल टू VD। तो ध्यान रखिएगा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट कब नहीं जाती है, जब B और D के पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ओनली। अगर एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा एक तरफ कम हो जाए तो ज्यादा से कम की तरफ करंट फ्लो हो जाएगी, तो ये ज्यादा हो जाए वो कम हो जाए तो इधर से उधर फ्लो हो जाएगी। बट अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट ना तो इधर से इधर जाएगी ना ये इधर से उधर जाएगी। तो ये बात हमको क्लियर हो गई कि B और D का पोटेंशियल सेम होता है, इसीलिए इस सिचुएशन में नॉन डिफ्लेक्शन होता है। तो बच्चों यहाँ पर R को कम ज्यादा करके हमको ऐसी सिचुएशन लानी होती है कि B और D के पोटेंशियल सेम हो जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर की पोजीशन नॉन डिफ्लेक्शन की हो जाए। इस पोजीशन को बैलेंस्ड व्हीट स्टोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन। तो व्हेन गैल्वेनोमीटर is in non-deflection, then Wheatstone bridge is in balanced position। किसमें होता है बच्चों? ये बैलेंस्ड पोजीशन में हो जाता है। बहुत बढ़िया बात हो गई। अब बच्चों हमसे यहां बात कर रहे हैं ये कि भाई जब बैलेंस्ड में हो गया तो इसकी बैलेंस्ड की कंडीशन क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि इस सेल की वैल्यू कुछ है, EMF E है, और यहां से इसने I करंट फ्लो किया। अगर ये I करंट यहां पे आएगी बच्चों तो वो दो जगह बटेगी, एक इधर गई मान लो I1 गई, इधर गई मान लो I2। अब आपको जंक्शन रूल से तो पता ही है कि किसी जंक्शन पे आने वाली करंट इक्वल टू जंक्शन जाने वाली करंट, मतलब I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये जरूरत पड़ने पे हम यूज करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब जो I1 करंट यहाँ पहुंची है वो यहाँ जाना चाहेगी, लेकिन यहाँ पे तो करंट कितनी हो चुकी है? 0, क्योंकि हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन की बात कर रहे हैं। मतलब सारी की सारी यहाँ वाली करंट इधर चली जाएगी, कहीं और नहीं मुड़ने वाली। ऐसी जो I2 करंट इधर जा रही है, अगर यहाँ वाली करंट को देखो तो इधर तो जा नहीं सकती, तो सारी की सारी करंट इधर चली जाएगी। ये I2 आ गई, I1 I2 ऐसे आए, यहाँ पे कितनी चली गई है? फिर से दोनों मिल गए I1 प्लस I2, यानी कि I हो गई, और ये वापस I सेल में वापस आ गई। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमको दो क्लोज लूप दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। इसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इन क्लोज्ड लूप ABDA, कौन सा लिया? ABDA। इसमें करंट इंटू रेजिस्टेंस करते जाओ, क्योंकि पता है ना
ठीक है, द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ईच पार्ट इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। यही तो है सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, तो वही यहाँ यूज करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे। तो पहले ए से बी में जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, फिर बी से डी में पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, फिर डी से ए में लेंगे और टोटल कितना कर देंगे बराबर 0। ठीक है, वही करना है। तो ए से बी में गए, पोटेंशियल डिफरेंस लिया, तो ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा I1 इंटू पी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी करंट जा रही है, तो VA माइनस VB जब लेना होगा तो प्लस का IR लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हाई से लो में जाती है करंट। और अगर कभी VB माइनस VA उल्टा लिखना हो तो माइनस का IR आ जाएगा, ध्यान रखना। यही काम यहाँ होने जा रहा है। तो देखो हम पहले गए ए से बी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ए से बी का, तो क्या मिलेगा? हाई से लो में जा रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा। तो प्लस का आएगा बच्चों I1P। फिर बी से डी गए, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, मान लो G होगा, लेकिन इसमें करंट क्या है? 0। तो इसमें क्या हो जाएगा? G इंटू 0। ठीक है, यहाँ का हो गया। फिर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लो। अब देखो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं मतलब कम वोल्टेज से माइनस में ज्यादा में जा रहे हैं, तो ये आंसर कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। तो माइनस का क्या आएगा? I2R बराबर 0, यानी कि I1P बराबर I2R। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म तो 0 हो गया, माइनस I2R था, उधर ले गए, प्लस का हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे बच्चों इन क्लोज्ड लूप। अब दूसरा वाला यूज कर लो, कौन सा? BCD B, BCDB। ठीक है, तो B से C में गए, करंट रेजिस्टेंस किया तो आया I1 इंटू क्यू। C से D में गए तो प्लस का हो गया, सॉरी देखो C से D, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे, लेकिन कैसा है? I2 इंटू एस, लेकिन कैसा? माइनस का, तो माइनस का I2S प्लस इससे इसको, तो देखो यहाँ तो करंट 0 हो चुकी है, करंट 0 हो चुकी है, तो क्या आएगा? 0 इंटू इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कितना है? मान लो G है, बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया बच्चों, ये तो बेकार हो गया। बचा कितना? I1Q माइनस I2S, I2S को उधर ले जाओ, तो I1Q बराबर कितना हो गया? I2S। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर दो, क्या आएगा बच्चों? I1P अपान I1Q इज इक्वल टू I2R अपान I2S। I1 से I1 और I2 से I2 कैंसिल हो गए बच्चों, तो यहां से आपको क्या मिला? यह मिला P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। दिस इज द बैलेंस्ड पोजीशन। ठीक है, ये कंडीशन हो गई फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कंडीशन किसकी हो गई? फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये कंडीशन हमको निकालनी थी इस डेरिवेशन में। इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए बच्चों। कि जो करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में, वो नॉट बाई द मोशन ऑफ या थर्मल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन वी अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस एट द कंडक्टर, when we applied a potential difference at the conductor, then free electrons of the conductor drifts towards the positive end with very low speed. This very low speed is called drift velocity. ये बहुत जो लो स्पीड है क्या कहलाती है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट की। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब कोई कंडक्टर वायर, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसका अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A। ठीक है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A है, और इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दिया गया। किससे कनेक्ट किया गया? सेल से। ये सेल लगा दिया गया। इसको जब किसी सेल से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इसके एक एंड पर पॉजिटिव पोटेंशियल और एक एंड पर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। इस पोटेंशियल की वजह से मैंने बताया आपको कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन करते करते आगे की तरफ यानी कि पॉजिटिव एंड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, और इस शिफ्टिंग की वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो बच्चों मान लेते हैं कि इस कंडक्टर में जो आपने ये बना दिया कंडक्टर, इस कंडक्टर की अगर हम बेसिक चीजें मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, वो n है। ठीक है, मतलब n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में ध्यान रखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है स्मॉल m, क्योंकि हमको पता है कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने कंडक्टर बनाया जिसका एरिया A। बच्चों मान लेते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई प्लस से माइनस की तरफ, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगा QV, और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने रैंडम मोशन करते करते आगे की तरफ क्या होने लगे, शिफ्ट होने लगे। मान लीजिए कि शिफ्टिंग की वेलोसिटी vd है। अब हम इसको सीधा सीधा दिखा रहे हैं, वैसे जिगजैग वाला पूरा नहीं दिखाएंगे, हम लोग सीधा सीधा मान लेते हैं। ठीक है, ये vd वेलोसिटी है, डिप्ट वेलोसिटी। और मान लेते हैं कि t टाइम में यहां के इलेक्ट्रॉन यहां तक शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, t टाइम में इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कितनी हुई, x। तो भाई देखो ये x चले जाएंगे तो पीछे वाले इधर x आ जाएंगे, यहाँ वाले इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। भाई निगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी और पॉजिटिव एंड में इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे और करंट पूरे वायर में फ्लो होती जाएगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन x डिस्टेंस शिफ्ट हो गए। तो अगर x डिस्टेंस शिफ्ट हुए कितने टाइम में, t टाइम में, तो x बराबर क्या आएगा, vd इंटू टी। क्यों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिप्ट इस वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, vd। शिफ्टिंग कितनी हुई, x मीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम यानी कि vd इंटू टी। ये तो बच्चों x आ गया, ये क्या आ गया, ये x आ गया कि इतना शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जब x इतना आ गया, ध्यान से देखिएगा, तो कितने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ये सोचो। यानी कि अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड। उस वायर का वॉल्यूम जिसके इलेक्ट्रॉन क्या हुए हों, शिफ्ट हुए। सोचो, तो x मीटर तक शिफ्ट हुई, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलिंड्रिकल वायर है ना, पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया, h क्या है उसकी जो लेंथ है इस समय, यानी कि x। यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे a इंटू एक्स। तो वॉल्यूम कितना आ गया, a इंटू एक्स। ठीक है, हम चाहें तो x की वैल्यू पुट कर दें, क्या, तो ये आ जाएगा AVDT। इतने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हुए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, तो नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको पता है हमको करंट फाइंड करनी है, और करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना जो शिफ्ट हुआ हो, तो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, वहां से उनका चार्ज निकाल देंगे, अपॉन टाइम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखा कि नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए जरा सोचो बच्चों, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, पीछे वाले के यहाँ आ गए, यहाँ के यहाँ पहुंच गए, यहाँ के यहाँ पहुंच गए, सब ऐसे शिफ्ट हुए। तो इतने पोर्शन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए पूरे, ये वाले यहाँ से यहाँ पहुंच गए होंगे। तो इसका मतलब ये यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमने आपको बताया कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n। तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, यूनिट मतलब एक मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन, 2 मीटर क्यूब में 2n। तो इतने वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम इंटू n। इसका वॉल्यूम कितना आया बच्चों, देखो AVDT। तो वॉल्यूम यानी कि AVDT और इंटू n, ये इसका क्या आ गया, नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, इसको हम n से लिख दें, कैपिटल n से, बहुत बढ़िया। सो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कितनी आएगी, I बराबर, तो I बराबर होता है Q अपान टी। क्या होता है बच्चों, Q अपान टी, शिफ्टेड चार्ज अपान टाइम। शिफ्टेड चार्ज का मतलब n इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, Ne अपान टी। तो I बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो n की वैल्यू कितनी है, AVDT
इंटू एन, ये तो इसकी एन की वैल्यू हो गई, इंटू ई अपान टी, टाइम कितना है टी। देखो ये टी से टी कैंसिल हो गया, इसका मतलब इस सिचुएशन में करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई बराबर ये आ जाएगी एन ई ए वी डी। क्या आ गई, एन ई ए वी डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन द वायर इन द टर्म ऑफ डिप्ट वेलोसिटी। ये वैल्यू ऑफ करंट है, किसके टर्म में है, डिप्ट वेलोसिटी के टर्म में। ठीक है, कई बुक्स में यहां से बच्चों करंट डेंसिटी भी पूछी जाती है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है भाई, करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी क्या होती है, जे, और जे का फार्मूला क्या था, आई अपान ए। जे बराबर क्या था, आई अपान ए। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि आई मतलब करंट और अपान ए का मतलब उसको एरिया। तो देखो करंट तो ऐसे फ्लो हो रही होगी, पॉजिटिव से निगेटिव इस तरह से। ठीक है, अब करंट अपान एरिया कर देना है। तो करंट कितनी आई है सोचो, एन ई ए वी डी अपान में ए। तो जे बराबर कितना आएगी, ये आ जाएगी एन ई वी डी। क्या आ जाएगी, एन ई वी डी। दिस इज द करंट डेंसिटी इन द टर्म ऑफ डिप्ट वेलोसिटी। ये बच्चों सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 33 ये है कि ड्रा द ग्राफ शोइंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रिंजेज with the phase angle due to diffraction through a single slit. What is the width of the central maximum in comparison to that of a secondary maximum? Okay. तो देखिए बच्चों, हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न में सिंगल स्लिट में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझाना है। बच्चों आपको पता है डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी स्मॉल ऑब्स्टेकल या फिर स्मॉल होल से पास होती है तो किनारे पर ऑब्स्टेकल के या स्लिट के लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाती है, अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और जब सिंगल स्लिट से हम लोग डिफ्रैक्शन करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है जिन जिन पॉइंट पे फॉर मिनिमा, उनकी एंगुलर पोजीशन हमको पता है बच्चों क्या होती है, प्लस माइनस एम लैम्डा अपान ई। जहां पर m होती है नंबर ऑफ फ्रिंजेज, लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और जो E है यहाँ पे E जो होता है इसको बोलते हैं विथ ऑफ सोर्स। E क्या होता है, विथ ऑफ सोर्स। तो ध्यान रखिएगा कि जो एंगुलर पोजीशन है, ठीक है, मिनिमा के लिए वो क्या है, एम लैम्डा अपान ई। इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व खींचिए। तो देखिए बच्चों, अगर आप देखें कि m की वैल्यू अलग अलग रखें, मान लीजिए 1 2 3 4 ये सब रखते हैं, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस लैम्डा बाई ई, प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई ई, प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई ई और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये मिनिमा के पॉइंट मिल गए हमको, ये एंगुलर पोजीशन मिल गई फॉर मिनिमा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी है। तो बच्चों इसका जब कर्व खींचते हैं तो कर्व कुछ इस तरह मिलता है इंटेंसिटी का, एंगुलर पोजीशन के साथ कुछ ऐसा। ऐसे एक बीच में हाई इंटेंसिटी की मिलती है, ठीक है, स्लिट फ्रिंज मिलती है। हाई इंटेंसिटी की फ्रिंज को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फ्रिंज। ठीक है, इन सबको बच्चों बोलते हैं सब्सिडियरी मैक्सिमा। ठीक है, ये सब सब्सिडियरी मैक्सिमा है, छोटे वाले। और बड़ा वाला क्या है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल फ्रिंज है। और इसकी जो इंटेंसिटी उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। बेटा देखिए जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, अगर हम बेसिक बात करें तो इसे यहाँ पे पहले वाला मिनिमा मिलेगा, पहला मिनिमा यानी कि लैम्डा बाई ई। यहाँ पे क्या मिलेगा, दूसरा वाला 2 लैम्डा बाई, यहाँ तीसरा वाला 3 लैम्डा बाई। यहाँ से इधर पहला मिनिमा लैम्डा बाई, इधर दूसरा मिनिमा 2 लैम्डा बाई,
इधर तीसरा 3 लैम्डा बाई। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमको लैम्डा बाई, 2 लैम्डा बाई, 3 लैम्डा बाई ये सब मिल जाते हैं। यहां से आपको एक बात पता चल रही है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, उसकी जो एंगुलर विड्थ है वो कितनी है, देखो यहां से यहां तक, जबकि सब्सिडियरी मैक्सिमा की विड्थ कितनी है, यहां से यहां तक। इसका मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है वो ज्यादा होती है, बाकी मैक्सिमा की विड्थ क्या होती है, कम होती है। देखो इधर ये इधर निगेटिव है ना, 0 के उधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। अब देखो फॉर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होती है, देखो यहां से यहां तक ये लैम्डा बाई, यहां से यहां तक ये लैम्डा बाई, भाई ये 0 है, ये लैम्डा बाई हो गई, इधर भी लैम्डा बाई हो गई निगेटिव में, यानी टोटल कितनी हो गई 2 लैम्डा बाई ई। जबकि अगर हम बात करें एंगुलर विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा, यानी कि सब्सिडियरी मैक्सिमा, ठीक है, इन सब की जो एंगुलर विड्थ होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो यहां से यहां तक, तो लैम्डा बाई से 2 लैम्डा बाई, ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी लैम्डा बाई, यानी कि ये कितनी होती है, ये होती है लैम्डा बाई, ठीक है। ऐसे इसकी भी क्या होगी, लैम्डा बाई। तो सारे जो अदर मैक्सिमा है उनकी एंगुलर विड्थ क्या होती है, लैम्डा बाई, और जो सेंट्रल वाला है उसकी कितनी होती है, 2 लैम्डा बाई। बच्चों इंटेंसिटी भी ध्यान रखना, इंटेंसिटी जो सेंट्रल मैक्सिमा की होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अगर इस इंटेंसिटी को 100% ले लिया जाए तो इसका केवल 4.5% ही इसकी इंटेंसिटी होती है, 1.6% इसकी इंटेंसिटी होती है। इसका मतलब यहाँ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, यहाँ उससे कम, मतलब उससे कम क्या, बहुत कम हो गई है, 4.5% केवल बची, यहाँ उससे भी कम 1.6% बची, और कम होती जाती है। मतलब सेंट्रल पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद क्या हो जाती है, इंटेंसिटी की वैल्यू लगातार घटती जाती है। तो इसके कंपैरिजन में इसकी 4.5%, इसकी फिर 1.6%, फिर आगे डिक्रीज होती जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की वो क्या होगी, 2 लैम्डा बाई ई, और जो अदर मैक्सिमा है उनकी विड्थ जो होगी एंगुलर विड्थ वो होगी लैम्डा बाई ई। अगर कभी बच्चों इसमें लीनियर विड्थ पूछ दिया जाए, कभी मान लीजिए लीनियर विड्थ पूछ दिया जाए, तो लीनियर विड्थ कैसे निकालते हैं, याद करो। तो इसके लिए हो जाएगा 2f लैम्डा बाई इनके बीच की ये सोर्स की विड्थ, ठीक है। अच्छा सोर्स की विड्थ यहाँ पे हर जगह हम लोग e यूज कर रहे हैं, तो इसको शुरुआत में भी इसको e लिख दो बच्चों, ठीक है। e इज द विड्थ ऑफ सोर्स, ध्यान रखना। तो हो जाएगी 2f लैम्डा बाई ई, जहाँ f क्या होती है, फोकल लेंथ होती है किसकी, सोर्स के आगे जो लेंस लगा होता है L2 उसकी, या फिर इसको हम लोग 2d लैम्डा बाई स्मॉल ई भी लिखते हैं। और लीनियर विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा, तो ये हो जाता है 2 नहीं होता उसमें होता है f लैम्डा बाई ई, या फिर लिखते हैं d लैम्डा बाई। मतलब जहां पर अगर पूछा जाए बच्चों तो f क्या है, उस लेंस की फोकल लेंथ है जो स्लिट के आगे लगता है, या फिर कह सकते हो कैपिटल D जो है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है। एक बात यहां से आप देख रहे होंगे, चाहे आप सेंट्रल फ्रिंज मतलब एंगुलर विड्थ की बात करें चाहे लीनियर विड्थ की बात करें, दोनों ही केस में नॉर्मल जो फ्रिंज विड्थ होती है उससे डबल होती है सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज। यहाँ भी देखो एंगुलर विड्थ में भी जो एंगुलर विड्थ नॉर्मल फ्रिंज की आई है उसका डबल किसकी आई है, सेंट्रल मैक्सिमा की। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज जो होती है वो अदर मैक्सिमा की डबल होती है, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों सीबीएसई सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ रे PQ इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB ऑफ अ triangular prism of refracting angle 60 degree as shown in the figure. The prism is made of a transparent material of refractive index 2/√3. Trace the path of the ray as it
passes through the prism, calculate the angle of emergence and the angle of deviation। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक ये प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3, ठीक है। हमसे कह रहे हैं बच्चों कि यहां से कोई लाइट रे नॉर्मली इस पे इंसिडेंट होती है। कैसे इंसिडेंट होती है? नॉर्मली, मतलब 90 डिग्री। तो हमको बताना है कि इस रे को हम कैसे उस तरफ ले जा सकते हैं, मतलब कैसे इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो हमको ये तो पता है बच्चों कि अगर नॉर्मली कोई लाइट रे किसी भी मीडियम पे गिरती है, मतलब कोई भी एक मीडियम हो, ठीक है, आपको पता है अगर नॉर्मल से किसी एंगल पे लाइटें गिरती है तो अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो रेयरर से डेंसर में जा रही बच्चों तो क्या होती है? तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है, ये डेंसर है और डेंसर से वो कहां जा रही है निकल के बच्चों? रेयरर में जा रही है, तो क्या होता है? तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती लाइट रे। ये नॉर्मल है हर केस में बच्चों। लेकिन अगर कोई लाइट रे नॉर्मल से ही इंटर करे तो बच्चों फिर वो ना तो नॉर्मल से दूर हटेगी ना पास आएगी, वो सीधे सीधे चली जाती है। तो नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री है। अगर किसी सरफेस से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में 90 डिग्री पे लाइट आती है तो वो सीधी चली जाती है। तो यहाँ देखिए ये एक अलग मीडियम था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हमें? 2/√3, लेकिन यहाँ 90 डिग्री से लाइट आ रही है तो ये क्या चली जाएगी बच्चों? सीधी चली जाएगी। तो ये नॉर्मल से हो गई ना, क्योंकि नॉर्मल बिटा करोगे 90 डिग्री पे ऐसे आएगा, तो ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से लाइट आएगी तो क्या आएगी? सीधी चली जाएगी। अब बच्चों इसके आगे लाइटें कैसे जाएगी ये हमको सोचना है बच्चों। सबसे पहले तो इसके लिए इस सरफेस पर एक नॉर्मल डाला जाएगा, क्योंकि नॉर्मल के बिना तो हम रिफ्रैक्शन दिखा ही नहीं सकते। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, जब ये एंगल 90 था तो इधर भी ये 90, क्योंकि सीधी चली गई लाइटें। ये 60, तो ये वाला एंगल कितना बना? 30। ये एंगल क्या बनेगा? 30 भाई 90 60, तो ये क्या बनेगा? 30। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। 90 + 60 + 30 180 हो गया, ठीक है ये। अब देखो बच्चों, तो इधर से ये लाइटें कितना एंगल पे गिरेगी? 60 डिग्री। इधर से कितने पर गिरेगी? 60 डिग्री। सबसे पहले ये चेक किया करो कि क्या ये लाइटें उस तरफ जाएगी या वापस आ जाएगी। तो आपको पता है कि अगर क्रिटिकल एंगल से छोटे एंगल पे गिरेगी तो लाइटें आगे चली जाएगी, क्रिटिकल एंगल पे गिरेगी तो प्रिज्म के फेस के साथ साथ चली जाएगी, और अगर क्रिटिकल से बड़े एंगल पे गिरेगी तो TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लाइटें पीछे आ जाएगी। तो सबसे पहले इस जगह पे हमको क्रिटिकल एंगल इसका फाइंड कर लेना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है बच्चों? साइन C। C क्या है यहां पे? C है क्रिटिकल एंगल। तो ये साइन C बराबर होता है 1/μ, ठीक है। म्यू होता है मीडियम के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब मीडियम से कोई लाइट एयर में जा रही हो तो यहाँ पे साइन C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2/√3, यानी कि साइन C = आ गया √3/2, या साइन C = आ गया साइन 60। √3/2 मतलब 60 डिग्री, तो C = कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब यहाँ का जो ये 60 डिग्री है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। जब क्रिटिकल एंगल से कोई लाइटें आती तो किधर जाती है बच्चों? वो प्रिज्म के साथ साथ चली जाती है। मतलब ये लाइटें इस तरह से चली जाएगी। देखो जो ऐसे लाइटें आ रही है वो ऐसे चली जाएगी यहाँ से। ये उसका पाथ हो गया। हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो डेविएशन एंगल, तो डेविएशन एंगल क्या होता है बच्चों बताओ? याद करो, जब किसी प्रिज्म में, ठीक है, ऐसे लाइटें आती थी, याद करो, ऐसे किसी एंगल पे, तो ये आती थी लाइटें और फिर यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्शन होता था, फिर ऐसे चली जाती थी, तो इस एंगल को बोलते थे डेविएशन एंगल। मतलब डेविएशन एंगल इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड इमर्जेंट लाइट रे। जो इंसिडेंट हुई है
और जो इमरजेंट गई इनके बीच का एंगल, देखो इंसिडेंट ये हुई और इमरजेंट ये हुई, इनके बीच का ये वाला एंगल डेविएशन बनेगा। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, देखो ये 60, ये तो नॉर्मल था 90, टोटल ये 180 होना चाहिए। देखो इधर तो 60 90 और प्लस ये बराबर 180 होना चाहिए, यानी कि 60 प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल, इसको डेविएशन एंगल हम डेल्टा से लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, डेल्टा बराबर 180, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। सो द एंगल ऑफ डेविएशन एट प्रिज्म इज 30 डिग्री। तो डेविएशन एंगल कैसे निकालते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू इमरजेंट रे, ठीक है, उसके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।